एक पाक फौज का जवान SSG कमांडो, एक बाजीगर की हंगामा खेज दास्तान। मैं और दलेर सिंह जिस इलाके में पहुंचे वो एक रिहायशी इलाका था। एक जगह टैक्सी रुकवा कर दलेर सिंह ने उसे किराया देकर रुखसत किया और मुझे साथ लेकर एक जानिब चल पड़ा। तकरीबन 2 फरलांग चलने के बाद हम एक 3 मंजिला इमारत के अहाते में दाखिल हुए। गेट पर एक चौकीदार नुमा शख्स डंडा सौंते खड़ा था, लेकिन उसने हमसे कोई तारुज न किया और भी काफी लोग आ जा रहे थे। दलेर सिंह मुझे साथ लिए सीढ़ियां चढ़ता हुआ दूसरी मंजिल पर पहुंचा और एक फ्लैट के दरवाजे पर रुककर उसने इत्तलाई घंटी का बटन दबा दिया। दरवाजे के ऊपर फ्लैट का नंबर 73 जगमगा रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। खोलने वाली एक खुश शक्ल लड़की थी जो आसमानी कलर की साड़ी में मलबूस बहुत दिलकश दिखाई दे रही थी। दलेर सिंह को देखकर उसके चेहरे पर शनासाई की चमक उभरी। बड़े अरसे बाद रास्ता भूले हो, उसने अपनी जलतरंग सी आवाज में कहा और दरवाजे से एक तरफ होकर बोली, अंदर आ जाएं। फ्लैट में दाखिल होते ही दलेर सिंह आहिस्ता से बोला, जूही तुम्हें पता है कि मैं कितना मसरूफ रहता हूँ, इसके बावजूद तुम गिला करने से बाज नहीं आती हो। वो दरवाजा बंद करते हुए बोली, मैंने कब गिला किया? तो और क्या तुम शुक्र अदा कर रही हो? दलेर सिंह ऐसे लहजे में बोला कि वो बेसाख्ता हंस पड़ी। उसे हंसते देखकर दलेर सिंह चिढ़कर बोला, बस जब जवाब न बन पड़े तो हंस पड़ो, सारी गलतियां खत्म। जिसके जवाब में उसने एक अदद और हंसी उछाली और कहा, मेहमान का तारुफ तो आपने करवाया ही नहीं। दलेर सिंह बोला, ये मेरा नया दोस्त है, कुछ दुश्मनों से छुपने के लिए इसे ठिकाने की तलाश थी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। उस लड़की ने कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अच्छा आप लोग बैठे, मैं चाय लाती हूँ। उसके बाहर निकलते ही मैंने सरगोशी में दलेर सिंह से पूछा, ये इस काबिल है कि इस पर एतबार किया जा सके? दलेर सिंह फखरिया लहजे में बोला, जानू साहब मुझे अपने से ज्यादा इस पर एतमाद है। मैं मौजू बदलता हुआ बोला, अच्छा कमाल को फोन किस वक्त और कहां से करोगे? वो बोला, बस चाय पीते ही जाता हूँ, इस बिल्डिंग में एक PCO है और उसी से बात कर लूंगा। मैं बेसब्री से बोला, चाय तैयार होने तक तुम बात कर भी लेते, क्योंकि इससे हमने आइंदा का लायामल तैयार करना है। वो उठता हुआ बोला, जैसे आपकी मर्जी, आप यहीं बैठे, मैं फोन करके आता हूँ। दलेर सिंह के बाहर निकलने के चंद मिनट बाद ही जूही लहराती हुई अंदर दाखिल हुई। उसने हाथों में एक मुनक्कश ट्रे उठाई हुई थी जिसमें चाय के बर्तनों के साथ दूसरे लवाजमात भी नजर आ रहे थे। वो हैरानी से मुस्तफसिर हुई, ये दिल्लू किधर चला गया? मैं उसकी जानिब देखे बगैर आहिस्ता से बोला, PCO तक गया है, एक जरूरी फोन करना था। वो मेरे सामने धरी टेबल पर चाय के बर्तन रखते हुए बोली, एक तो इसकी जरूरी बातें खत्म नहीं होती। वो खुद भी टेबल के साथ ही कालीन पर बड़े अंदाज से बैठ गई थी, लेकिन मैंने दानिस्ता उसकी जानिब देखने से गुरेज किया। वो मेरे लिए कप में चाय बनाते हुए मुस्तफसिर हुई, चीनी कितनी डालूं? मैंने कहा, दलेर सिंह को आने दो, फिर पी लेते हैं। वो खफगी से बोली, क्यों? उसकी गैर मौजूदगी में मैं आपको जहर पिला दूंगी, और ये मफलर भी अब अपने चेहरे से हटा दो, इधर ऐसा कोई मौजूद नहीं जिससे आपको पर्दा करने की जरूरत पड़े। मैंने उसे कोई जवाब दिए बगैर मफलर अपने चेहरे से हटा दिया। वो शरारत से मुस्कुराकर बोली, थैंक यू। उसके सवालात से बचने के लिए मैंने उसका इंटरव्यू शुरू करते हुए कहा, आप दलेर सिंह की क्या लगती हैं? वो बोली, कुछ भी नहीं और बहुत कुछ। मैं हैरानी से बोला, क्या मतलब? वो वजाहत करते हुए बोली, मतलब जाहिर है अगर हमारी शादी न हुई तो कुछ भी नहीं, वरना बहुत कुछ, बल्कि सब कुछ। मैंने पूछा, इंतजार किस बात का है? वो बोली, दिल्लू की इच्छा का। मैंने कहा, मैं समझा नहीं। वो बोली, दिल्लू शादी करने से पहले कोई छोटा मोटा कारोबार करना चाहता है, इसके साथ वो इस बात का भी ख्वाह है कि अपना जाती घर बना ले। मैंने पूछा, आपकी क्या मर्जी है? वो बोली, मैं दिल्लू की खुशी में खुश हूँ। ये अल्फाज उसके मुंह में थे कि बैरूनी दरवाजा एक झटके से खुला और दलेर सिंह तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसका रंग उड़ा हुआ था। उसकी ये हालत देखकर मैं बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ। मैंने बेताबी से पूछा, खैर तो है? मगर उसने मेरी बात का जवाब दिए बगैर हाथ में पकड़ा हुआ अखबार मेरी जानिब बढ़ा दिया, जिसके अंदरूनी सफ़े पर मेरी 2 अदद तस्वीर जगमगा रही थी, एक दाढ़ी वाली और दूसरी बगैर दाढ़ी के। उसके साथ लिखी तहरीर में मुझे तखरीबकार और दहशतगर्द के अलकाब से नवाजा गया था और इत्तला देने वाले के लिए 50,000 इनाम का वादा किया गया था। मैंने अखबार वापस उसकी जानिब फेंकते हुए पूछा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? वो जल्दी से बोला, मैं इन तस्वीर की वजह से तो परेशान नहीं हूँ। मैंने पूछा, तो फिर? बोला, कमाल के बारे में मुझे एक दोस्त से पता चला है कि वो और कोबरा बिजनेस पार्टनर्स हैं।
मैं हैरानी से उछल पड़ा, क्या कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? कोबरा तो एजेंसी का बंदा था और कोबरा के बारे में तो अच्छी तरह जानते हो कि कैसा शख्स है। दलेर सिंह इत्मीनान से बोला, ठीक है, लेकिन मुझे भी पक्की इत्तला मिली है। मैंने एक और नुक्ता उठाया, तूने कोबरा की बातें सुनी थी? वो कमाल को किन अल्फाज में याद कर रहा था। बोला, वो सारा ड्रामा था। हकीकत यही है कि वो इस कारोबार में कमाल का सांझी था और जैसे ही कल हमने गाड़ी फरोख्त की, उसने अच्छी गाड़ी देखकर कोबरा को भी गाड़ी दिखा दी। ये अब हमारी बदकिस्मती थी कि कोबरा उस गाड़ी को अच्छी तरह पहचानता था, इसलिए उसने हम तक पहुंचने में देर नहीं लगाई। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि उसने किसी को बताए बगैर ये कदम उठाया था। उसकी कोशिश यही थी कि मुझ पर काबू पाने के बाद ये बात आगे बताए। दलेर सिंह बोला, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता ये बात कन्फर्म है कि कमाल को ये मालूम है कि कोबरा मेरे घर की तरफ आया था और उसकी लाश दरियाफ्त होते ही कमाल को पता चल जाएगा कि ये किसकी कारस्तानी है, और शायद उसके बाद कमाल इस बात की इत्तला किसी और एजेंसी वाले को दे दे, क्योंकि अगर उसके कोबरा के साथ रवाबित थे तो औरों से भी शनासाई होगी। जूही जो खामोशी से हमारी बातें सुन रही थी, मुझसे मुखातिब हुई, कोबरे को किसने मारा है? मगर मेरी बजाय दलेर सिंह ने जवाब दिया, वो जानू साहब के हाथों नर्क में पहुंचा है। जूही ने हैरानी से मेरी जानिब इशारा किया, इसके हाथों? मगर तुम तो कहते थे कि कोबरा बड़ा अच्छा लड़ाका है और उसके साथ खाली हाथ मुकाबला करना किसी इंसान के बस की बात नहीं। दलेर सिंह फखरिया लहजे में बोला, जानू साहब उससे भी अच्छे लड़ाके हैं। जूही बेपरवाही से बोली, मुझे तो इनमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए उभरने वाले सताइश के तासुरात मुझसे छुपे न रह सके। मैं चाय का कप अपनी जानिब खिसकाते हुए दलेर सिंह से बोला, छोड़ो इस किस्से को, पहले चाय पी लें। जूही मेरे सामने से खाली कप झपटते हुए बोली, सब्र करो ना, बना कर देती हूँ। और उसकी हरकत पर दलेर सिंह खिलखिलाकर हंस पड़ा, लेकिन मैंने मुस्कुराने की जरूरत भी महसूस नहीं की। जूही जरूरत से ज्यादा ही मेरे साथ फ्री होने की कोशिश कर रही थी और मैं किसी सूरत में भी उसकी हौसला अफजाई नहीं करना चाहता था। 2 चम्मच कहकर मैं दलेर सिंह की तरफ मुतवज्जे हो गया। अब कमाल की जबान कैसे बंद करेंगे? दलेर सिंह ने तजवीज पेश की, मेरा ख्याल है चाय पीकर उसकी तरफ चलते हैं। मैंने अंदेशा जाहिर किया, हो सकता है वो अब तक ये बात आगे पहुंचा भी चुका हो। दलेर सिंह बोला, हाँ हो भी सकता है, लेकिन कोबरे की लाश मिलने से पहले शायद वो ये कदम ना उठाए। जूही खफगी से बोली, ये क्या, आप लोगों ने कमाल और कोबरे की रट लगाई हुई है, इसके अलावा आप लोगों के पास कोई मौजू नहीं। दलेर सिंह बोला, चलो फिर जानू साहब से उसकी स्टोरी सुन लेते हैं। जूही जल्दी से बोली, हाँ अब बात की है ना, चले भाई जानू साहब, अब आप अपने बारे में बताएं। मैंने कहा, क्या बताऊं यार, बस मुख्तसरन यही है कि किसी घरेलू मजबूरी की वजह से मुझे छुट्टी की जरूरत पड़ी, जबकि छुट्टी बंद थी क्योंकि जिस इलाके में मैं तैनात था वहां बर्फ पड़ने की वजह से रास्ते बंद थे। मजबूरन मुझे भागना पड़ा और बदकिस्मती ये हुई कि मैं गलती से सरहद उबूर करके इस तरफ आ निकला और इंडियन फौज के हाथों पकड़ा गया। आर्मी वालों ने मुझे जासूस समझकर अपने इन्वेस्टिगेशन वालों के हवाले कर दिया। वहां से कल रात मैं जान छुड़ा कर भागा था जब आप मुझे रास्ते में मिल गए और उसके बाद के हालात आपके सामने हैं। दलेर सिंह ने इस्तफसार किया, आपने सचमुच कमांडो की तरबियत हासिल की हुई है ना? मैं मुख्तसरन बोला, हाँ। दलेर सिंह इश्तियाक से बोला, इसका मतलब है आपसे काफी दाव पेच सीखे जा सकते हैं। मैंने कहा, तुम्हें तरबियत देने में मुझे कोई आर नहीं, लेकिन अफसोस कि तेरा मेरा साथ बहुत मुख्तसर है। दलेर सिंह बोला, क्या मतलब? मैं वजाहत करते हुए बोला, मतलब वाज़ेह है दोस्त, खुफिया एजेंसी वाले मेरी तलाश में सरगर्दा हैं और जैसे ही उन्हें तुम्हारे मेरे ताल्लुक के बारे में मालूम होगा वो हम तक पहुंचने में देर नहीं लगाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि हम अलहदा हो जाएं और तुम भी इससे पहले कि वो जल्लाद तुम तक पहुंचें उनके पास खुद चले जाओ और उन्हें सारी कहानी बिला कमोकास्त सुना दो। इस तरह कम से कम तुम उनके तशद्दुद से बच जाओगे। यूं भी तुमने इसी मुल्क में रहना है, जबकि मैंने जल्द या बदेर यहाँ से निकल जाना है अगर जिंदगी रही तो। दलेर सिंह जज्बाती लहजे में बोला, मैं इतना कमीना भी नहीं हूँ कि अपनी जान के खौफ से तेरा साथ छोड़ दूं। दलेर सिंह, समझने की कोशिश करो, इसमें हम दोनों की भलाई है। तेरे जरिए उन्हें मुझ तक पहुंचने में आसानी होगी। मैंने उसे समझाते हुए कहा। वो बोला, लेकिन आप यहाँ तो छुप कर रह सकते हैं, जूही के साथ मेरे ताल्लुक को कोई नहीं जानता। मैंने उसे समझाया, मैंने छुप कर नहीं रहना, यहाँ से निकलना है। जूही जल्दी से बोली, चले जाना, चंद दिन हमें भी अपनी सेवा का मौका दो। दलेर सिंह जल्दी से उसकी तायद करते हुए बोला, मेरा भी यही मतलब है। मैं हथियार डालते हुए बोला, ठीक है दलेर सिंह, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आज का दिन। दलेर सिंह बोला, कम से कम 3-4 दिन तो रहें। उस वक्त तक आपकी तलाश करने वालों में जो सरगर्मी पाई जाती है उसमें भी
कमी आ जाएगी। तलाश करने वाले इतने भोले भी नहीं हैं कि 3-4 दिन में थक जाएं। मैंने उनकी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की। हो सकता है वो अगले 2-3 हफ्ते शिकारी कुत्तों की तरह मेरी बू सूंघते फिरें, जिस वक्त तक उन्हें मेरे इंडिया से फरार होने की इत्तला किसी मोतबर जराए से नहीं मिल जाए। जूही चाय के बर्तन समेटते हुए हतमी लहजे में बोली, कम से कम 2 दिन जरूर, और अब इस बारे में आपका कोई बहाना नहीं सुना जाएगा। मैं अपनी जगह से उठता हुआ बोला, अच्छा फिर मुझे आराम करने की जगह दिखा दें। और दलेर सिंह आए सर कहकर मुझे ड्राइंग रूम से मुल्हिका एक छोटी सी ख्वाबगाह में ले आया, जिसमें एक सिंगल बेड बिछा हुआ था। दलेर सिंह मुझे कमरा दिखाकर बाहर निकल गया और मैं बूट उतार कर लेट गया। कोबरे से लड़ाई करते हुए मेरी अच्छी खासी वर्जिश हो गई थी और मैं उस वक्त सख्त थकन महसूस कर रहा था। इसके अलावा मेरा मकसद इन दोनों को तन्हाई फराहम करना भी था। मैं काफी देर मुख्तलिफ सोचों में घिरा रहा और फिर न जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई। सादिया कमरे में दाखिल हुई और मेरे सरहाने आकर बैठ गई। बहुत थके हो? वो अपनी मधुर आवाज में बोली। मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ बहुत ज्यादा। वो मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, खाना खाओगे? मैंने कहा नहीं, बस तुम इस तरह अपने हाथों से मेरा सर सहलाती रहो। वो उसी तरह हाथों से मेरे सर में कंघी करते हुए बोली, अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी। और फिर अचानक वो मेरी नजरों से ओझल हुई और मुझे लगा कि मैं घर में नहीं किसी और जगह पर हूँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा शऊर जागा और मुझे याद आ गया कि मैं दलेर सिंह की महबूबा के फ्लैट में था। लेकिन जाग जाने पर भी मुझे अपने सर में उंगलियां फिरती हुई महसूस होती रही। मैंने आंखें खोलकर देखा तो वो जूही थी और बड़े प्यार भरे अंदाज में मेरे बालों में उंगलियां फेर रही थी। कमरे के अंदर ट्यूबलाइट रोशन थी और इसका मतलब था कि रात हो गई थी। ट्यूबलाइट की रोशनी में उसका चेहरा अजीब मंजर पेश कर रहा था। वो किसी और सैयारे की मखलूक नजर आ रही थी। मैं अपने सर से उसका हाथ हटाकर जल्दी से उठ बैठा और हकलाते हुए बोला, क्या बात है? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, डर गए हैं? इतनी बुरी शक्ल भी नहीं है मेरी। मैं चिढ़कर बोला, क्या बात है और तुम यहाँ कैसे? बोली, हुजूर दासी आई थी खाने का बताने के खाना तैयार है और सरकार का इंतजार है। मैंने कहा, अच्छा तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, जल्दी आना वरना मैं फिर आ जाऊंगी। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गई और मैं उठकर कमरे से मुल्हिका बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मुंह हाथ धोकर मैं उनके पास आया तो वो टेबल पर खाना सजाए बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे देखते ही दलेर सिंह बेसब्री से बोला, आ भी जाओ यार, आपकी तो नींद ही पूरी नहीं हो रही। मैं माजरत खाना लहजे में बोला, सॉरी, तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ा। जूही जल्दी से बोली, नहीं कोई बात नहीं, ये तो है ही ऐसा बेसब्रा, बस हर वक्त जल्दी में पड़ा रहता है। मैं आहिस्ता से बोला, हाँ सिवाय शादी के। और दलेर सिंह कैकहा लगाकर हंस पड़ा, जबकि जूही ने शर्मा कर सर झुका लिया। खाना खाने के दौरान हम खामोश रहे। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला था। मैंने खूब डट कर खाना खाया। खाने के बर्तन समेटते हुए जूही ने पूछा, चाय चलेगी या कॉफी? दलेर सिंह बोला, चाय बेहतर रहेगी। क्यों जानू साहब? मैंने भी दलेर सिंह की तायद की, बिल्कुल। और जूही सर हिलाते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। जूही के जाते ही दलेर सिंह बोला, जानू साहब, आज रात मैं भेस बदल कर हालात का जायजा लेने के लिए निकलूंगा और कोशिश करूंगा कि कमाल से मुलाकात हो जाए। अगर मैं वापस ना आऊं तो परेशान ना होना। मैंने कहा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। वो बोला, नहीं, अभी तक आपके जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके अंबाले से निकलने का कोई बंदोबस्त कर सकूं। मैंने उसकी तायद की, इस तरह अगर हो जाए तो बेहतर होगा। उसने पुरखुलूस लहजे में पूछा, आपको कोई चीज तो नहीं चाहिए? मैं बेतकल्लुफ बोला, बस कपड़ों का एक और जोड़ा लेते आना। दलेर सिंह ने इस बात में सर हिलाया, ठीक है। उसी वक्त जूही भी चाय लेकर पहुंच गई। चाय पीते ही दलेर सिंह जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जूही हैरानी से बोली, तुम कहाँ चले? वो जूही से नजर बचाकर मुझे आंख मारता हुआ बोला, बस जरा मार्केट तक जाना है। जूही बोली, जल्दी वापस आना। और दलेर सिंह सर हिलाता हुआ फ्लैट से निकलता चला गया। उसके जाते ही मैं अपने कमरे की तरफ चल दिया, जबकि जूही बर्तन समेट कर किचन की तरफ बढ़ गई। कमरे में जाकर मैं बेड पर लेट गया। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मुख्तलिफ किस्म की परेशान सोचों ने मुझे घेरे में ले लिया। मैं जितनी जल्दी घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, उतना ज्यादा रास्ते में रुकावटें पैदा हो रही थी। रह रह कर चचा जान के खत के अल्फाज मेरी आंखों के सामने नाचने लगते, छुट्टी मिले या न मिले घर पहुंचो। पता नहीं वो कौन सी मुसीबत थी जिसके जेर असर चचा जान को ये अल्फाज लिखने की जरूरत पड़ी। मैं इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि जूही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। मेरे चेहरे पर यकदम बेजारी के आसार नमूदार हुए। मुझे उसका आना नागवार गुजरा था। दलेर सिंह किसी भी वक्त लौट कर आ सकता था और हमें इकट्ठा कमरे में देखकर किसी किस्म का शक भी उसके जहन में पैदा हो सकता था। अगर वो न भी आता तब भी जूही का मेरे साथ बैठकर गप्पे हाँकना बेहतर नहीं था। और ये बात भी थी कि जूही जिस तरह मेरी जात में दिलचस्पी ले रही थी, वो मेरे लिए किसी मुश्किल का बायस बन सकती थी। जूही मेरे चेहरे पर नागवारी के वाज़े आसार महसूस करके बोली, आपको शायद मेरा आना नागवार गुजरा है।
मैं जल्दी से बोला नहीं नहीं, क्योंकि आखिर मैं उसके घर में था और बिन बुलाया मेहमान था। ये तो मैं यूं ही घर याद आने की वजह से कुछ परेशान सा था। जूही संजीदा से लहजे में बोली, जानू साहब, मुझे पता है कि मैं आपको अच्छी नहीं लगी, और अगर लगती तो तब भी आपका मेरा मिलाप इस जन्म में नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर था। आप मुझे पहली नजर में क्यों अच्छे लगने लगे हैं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। अलबत्ता अभी मैं आपके पास अपनी पसंदीदगी का इजहार करने नहीं आई थी, बल्कि मेरा मकसद आपको एक बहुत बड़े खतरे से आगाह करना है। कैसा खतरा? मैं जो उसकी बातें बेजारी से सुन रहा था, खतरे का नाम आते ही मेरी बेजारी काफूर हो गई और मैं चौकन्ना हो गया। बोली, दलेर सिंह कमाल के पास गया है और वहां से दोनों इन्वेस्टिगेशन वालों के पास जाएंगे। इस तरह एक तो दलेर सिंह इस खतरे से बच जाएगा जो उसे आपका साथ देने से लाहक हो सकता है, दूसरे वो इनाम की उस रकम का भी हकदार पाएगा जो आपको गिरफ्तार करवाने वाले को देने का वादा किया गया है। और मेरे जहन ने बगैर किसी तरद्दुद के इस बात को तस्लीम कर लिया, लेकिन फिर भी मैं उससे पूछे बिना न रह सका, तुम इतने यकीन से ये सब कुछ कैसे कह सकती हो? वो बोली, क्योंकि जिस वक्त आप सोए थे उस वक्त दलेर सिंह ने मेरे साथ बैठकर यही मंसूबा बनाया था और आपके चाय के कप में मैंने नींद वाली दवाई भी डाली थी। मैं परेशानी से उछल पड़ा, क्या? और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, सॉरी, मंसूबा इसी तरह था लेकिन मैंने उस पर अमल नहीं किया। मैं जल्दी से बूट पहनते हुए बोला, इसका मतलब है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा? वो एकदम संजीदा होते हुए बोली, हाँ, अगर मेरे बस में होता तो मैं आपको इसी फ्लैट में छुपा लेती। अलबत्ता अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी एक सहेली का पता दे सकती हूँ जहाँ आप जब तक चाहें छुप कर रह सकते हैं। मैं घड़ी पर नजर डालता हुआ बोला, शुक्रिया, मैं अब चलूंगा, क्योंकि दलेर सिंह को गए काफी देर हो गई है। ये न हो वो उन्हें साथ लिए सर पर आ पहुंचे। वो आहिस्ता से बोली, अगर रकम की जरूरत हो तो मेरे पास थोड़ी बहुत मौजूद है। मैंने कहा, नहीं, मेरे पास काफी रकम है। ये कहकर मैं उसकी जानी बढ़ा और उसे दोनों कंधों से पकड़कर उसकी आंखों में झांका जिनमें नमी तैरती वाज़े नजर आ रही थी। जूही, तुम अच्छी लड़की हो, मुझे भी पहली नजर में बहुत अच्छी लगी हो, लेकिन अफसोस कि मैं शादीशुदा हूँ। बिल्कुल तुम्हारी तरह की एक प्यारी सी लड़की मेरी शरीके हयात है, जिससे मेरा एक बेटा भी है। तुम्हारी जात में दिलचस्पी लेकर मैं उससे बेवफाई का मुर्तकिब नहीं हो सकता, बल्कि ये तुम्हारे साथ भी धोखा होता। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नागवारी से पेश आ रहा था, वरना बखुदा तुम नजरअंदाज करने के काबिल नहीं हो। इसके अलावा ये दलेर सिंह से भी दोस्ती की आड़ में दुश्मनी करना थी। मैं एक लम्हे के लिए रुका और फिर बोला, तुमने मेरे साथ जो अच्छाई की उसका बदला देना तो मेरे बस में नहीं। अलबत्ता अगर मेरी किसी बात पर तुम्हारा दिल दुखा हो तो उसकी माफी जरूर चाहूंगा। अगर हो सके तो इस परदेसी को माफ कर देना। ये कहकर मैंने जैसे ही उसके कंधों से हाथ हटाए वो बेसाख्ता मुझसे लिपट गई। मेरे पास इन चोंचलों का टाइम नहीं था। दलेर सिंह किसी भी वक्त मेरे दुश्मनों को साथ लिए वहां पहुंच सकता था, लेकिन उसके एहसान को देखते हुए मुझे उसका दिल रखना पड़ा। इसलिए मैंने नरमी से उसे खुद से अलहदा किया। उसकी आंखों में तैरती नमी आंसुओं की शक्ल इख्तियार कर गई थी। मैंने उसे प्यार से झड़का, जूही, पागल मत बनो। तुम्हारे आंसू देखकर मैं रुकना चाहूं भी तो रुक नहीं सकता कि मेरे दुश्मन पहुंचने वाले होंगे और मुझे जबरदस्ती तुमसे जुदा करके ले जाएंगे। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मैं नहीं जाता। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं अब रोऊंगी नहीं। बोली, अपना ख्याल रखना और अगर हो सके तो दलेर सिंह को भी माफ कर देना। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ये कहकर वो रुख मोड़ कर खड़ी हो गई थी और मैंने भी हालात को मद्देनजर रखते हुए उसे खुदा हाफिज कहा और फ्लैट से बाहर निकल आया। गर्म टोपी और मफलर ओढ़ने के बाद मेरा चेहरा काफी हद तक छुप गया था। वैसे भी सर्दी काफी थी और किसी को मेरे हुलिये पर शक नहीं हो सकता था। मैंने अपनी रफ्तार नॉर्मल रखी क्योंकि तेज रफ्तारी से खामखा लोगों की तवज्जो मेरी जानिब मबजूल हो जाती। मैं जैसे ही बिल्डिंग के गेट से निकलने लगा, मुझे बाएं तरफ से एक तेज सी चमक नजर आई जो किसी गाड़ी की हेडलाइट की थी। मैं ठिठक कर रुक गया। इस लम्हा बलम्हा करीब आती गाड़ी से मुझे खतरा सा महसूस हुआ। हालांकि गाड़ियों की आमद और रफ्त वहां जारी रहती थी क्योंकि वो काफी मारूफ रोड थी, लेकिन मेरी छठी हिस्स ने बेसाख्ता मुझे चौकन्ना कर दिया था और मैं जल्दी से दीवार की आड़ में बैठे चौकीदार की तरफ बढ़ गया। मेरा अंदाज ऐसे था जैसे मैं उससे कुछ पूछने जा रहा हूँ। अपनी जानिब बढ़ता देखकर वो भी सवालिया अंदाज से मेरी जानिब मुतवज्जे हो गया। कोई बहाना न सूझते हुए मैंने जल्दी से पूछा, पानी मिल जाएगा? उस वक्त गाड़ी उसी बिल्डिंग के गेट के अंदर दाखिल हुई, लेकिन मैं दीवार की आड़ में होने की वजह से उसकी हेडलाइट की रोशनी में आने से बच गया था। ये एक वैगन नुमा गाड़ी थी। उसकी अंदरूनी लाइट की रोशनी में मुझे दलेर सिंह का मनहूस चेहरा नजर आया। उसके साथ और काफी बंदे बैठे हुए नजर आ रहे थे। चौकीदार अंदरूनी इमारत की तरफ इशारा करते हुए बोला, बाबू, सामने बरामदे में कूलर लगा हुआ है, वहां से पी लो। मेरे पास तो मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले हिंदुओं के अंदाज में हाथ बांधकर उसका शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद।
और उनके गाड़ी से बाहर आने से पहले मैं बिल्डिंग के गेट से बाहर निकल गया। उनकी गाड़ी बाएं जानिब से आई थी, मैंने भी वही समत इख्तियार की। वापसी पर उन्होंने फितरी तौर पर दाएं तरफ जाना था, क्योंकि बाएं तरफ से आते वक्त रास्ते में मेरा उनसे टकराव नहीं हुआ था और उसके बाद सिर्फ दाएं जानिब ही रहती थी जिधर वो मेरी तलाश में जा सकते थे। लेकिन ये हतमी बात नहीं थी, इसके बरक्स भी हो सकता था कि चौकीदार से पूछने पर उन्हें मेरे फरार की सही समत मालूम हो जाती। इसलिए थोड़ी देर चलने के बाद मैंने रोड की बजाय गलियों में सफर करना मुनासिब समझा। रात के 11 बज रहे थे, सर्दी अपने जोबन पर थी। सुबह होने में अभी 7-8 घंटे पड़े थे। गो दिन को मैं काफी आराम कर चुका था और उस वक्त भी नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। इसके बावजूद मेरा दिल चाह रहा था कि सर छुपाने के लिए कोई ठिकाना मिल जाए, क्योंकि बगैर प्लानिंग के अंबाला से फरार होना मुश्किल था और उसकी सबसे बड़ी वजह इस शहर के महले वकूअ से नावाकिफियत थी। उसके साथ साथ पुलिस या खुफिया एजेंसी वाले मेरी तलाश किस नहज पर कर रहे थे, इससे भी मैं नावाकिफ था। जाने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।